आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे टोलमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत, यानी कि टोलमैन्स की जो साइन लर्निंग थ्योरी है उस पर चर्चा होगी। ये आपके बीएड में पूछा जाता है, आपके डीएलएड में आता है और टेट सीटेट रीट में भी आपका ये आता है। तो अधिगम एवं शिक्षण के अंतर्गत टोलमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत देखते हैं आज। तो टोलमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले एडवर्ड सी टोलमैन द्वारा प्रतिपादित संकेत अधिगम सिद्धांत, उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद, प्रत्याशा सिद्धांत, संकेत गैस्टाल्ट सिद्धांत आदि कई नामों से ये जाना जाता है। यानी कि इसके जो है कई नाम है जो कि टोलमैन ने प्रतिपादित किया था। इसका पहला नाम है आपका अधिगम सिद्धांत, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार सिद्धांत, प्रत्याशा सिद्धांत, संकेत गैस्टाल्ट सिद्धांत। इसके कई नाम है। इसका जो प्रमुख नाम है वह है चिन्ह अधिगम का सिद्धांत। इससे स्पष्ट होता है कि टोलमैन ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में एक लंबे समय तक अध्यापन कार्य किया। उनके सिद्धांत का वर्णन उनकी पुस्तक परफेजिव बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मैन 1932 में मिलता है। और इसके अलावा इनकी एक पुस्तक और है, ड्राइव्स टू वर्ल्ड वार 1942 और कलेक्टिव पेपर्स इन साइकोलॉजी 1951 में मिलता है। इसके अनुसार व्यवहार निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करता है। यानी कि जो व्यवहार है मनुष्य का वो निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप नियमित होता है, इसलिए उसे प्रयोजनपूर्ण व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक भी कहा गया है। यानी टोलमैन कहते हैं कि जो अधिगम है वो जो व्यवहार करता है, जो अधिगम जो भी कोई सीखता है तो वो एक निर्धारित उद्देश्य को देखकर, निर्धारित उद्देश्य को जब उसके सामने होता है तब जाकर कोई क्रिया या कोई चीज सीखता है, अधिगम करता है, कोई भी मनुष्य या कोई भी पशु। इस पर और चर्चा करते हैं। टोलमैन का यह सिद्धांत एसआर थ्योरी, कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी के मध्य स्थित है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस सिद्धांत की जड़ें व्यवहारवाद में स्थित हैं, परंतु यह सिद्धांत एसआर संयोजनवाद के खिलाफ है। टोलमैन ने एसआर सिद्धांत तथा प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत दोनों की आलोचना करते हुए वह कहते हैं कि संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया हिट एंड मिस फेयर नहीं है, साथ ही ना तो यह उद्देश्यहीन है और न ही यह यादृच्छिक है। यादृच्छिक मतलब रैंडम, यानी कि कभी भी कोई भी क्रिया हो गई अचानक। यह यांत्रिक भी नहीं है, यह एक सोद्देश्य पूर्ण क्रिया है जो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु प्रयासरत होती है। यानी कि अधिगम को वो कहते हैं, जैसे कि एसआर थ्योरी को वो नकारते हैं व्यवहारवाद की स्टिमुलस को देखकर रेस्पॉन्स होता है, तो इस तरीके की चीज को वो नकारते हैं। वो कहते हैं कि जो अधिगम है, अधिगम जो है एक उद्देश्यपूर्ण, यानी कि जिसका पहले से उद्देश्य निर्धारित होता है, एक ऐसी प्रक्रिया है। यह कोई उद्देश्यहीन क्रिया नहीं है या कोई अचानक की गई क्रिया नहीं है कि कोई भी चीज सीख ली। जैसे बिल्ली ने अचानक लीवर पर पैर मारा और अचानक रैंडमली तरीके से उसने सीख लिया, तो इस तरीके को वो नकारते हैं। पहले से ही जब तक कोई उद्देश्य नहीं होता तो कोई भी पशु, कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी कोई चीज नहीं सीखता है। तो उद्देश्यपूर्ण क्रिया होती है अधिगम। इसके अलावा टोलमैन की मान्यता है कि मानव का व्यवहार उद्देश्यपूर्ण होता है, यानी कि मानव का जो व्यवहार है वो उद्देश्यपूर्ण होता है। अधिगम के चिन्ह तथा आवश्यकताओं को वह अधिक महत्व देते हैं, उसके अनुसार उद्दीपन में अर्थ उसी का उत्पन्न होता है। यानी कि जबकि वह व्यक्ति की आवश्यकता और उद्देश्य पूर्ति में सहायता हो, यानी कि उद्दीपन जो है वो होगा जिसमें उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति हो रही हो, जिसमें उसके उद्देश्यों की पूर्ति हो रही हो, तो ऐसा उद्दीपन जो है क्रिया कराने के लिए सार्थक होता है। तो ये जो मानते हैं उद्देश्यपूर्ण क्रिया मानते हैं। इसके अलावा इसमें देखते हैं हम इसका एक प्रयोग था। प्रयोग में क्या क्या टोलमैन ने प्रयोग में जो थे, इन्होंने चूहों के 3 ग्रुप बनाए। चूहों के जो 3 ग्रुप थे वे थे आपका पहला ए ग्रुप, फिर बी ग्रुप, सी ग्रुप। तो सबसे पहले यहाँ चूहे को भूल भुलैया में छोड़ा। इस भूल भुलैया में हर कोने पर कुछ चिन्ह थे, कुछ जो है यहाँ पर चिन्ह बनाए गए, जैसे ये चिन्ह बने हुए हैं, और यहाँ एक कोने पर भोजन रख दिया। तो जो ए ग्रुप था, ए ग्रुप वाले चूहों को जो है इन्होंने भूल भुलैया के जो है एक द्वार पर छोड़ दिया। ए ग्रुप वाले चूहों ने धीरे धीरे भोजन तक अपना रास्ता ढूंढ लिया और भोजन प्राप्त कर लिया। इसी तरीके से इन्होंने ये प्रयोग 70 दिन तक किया। उसके बाद जो है बी ग्रुप पर इन्होंने एक प्रयोग किया। बी ग्रुप वाले चूहों को जो है इन्होंने भोजन यहाँ से हटा दिया
और बी ग्रुप के जो चूहों को जो है इस भूल भुलैया में छोड़ दिया, तो उन्होंने रास्ता ढूंढने में कोई ज्यादा अपनी भूमिका नहीं निभाई, यानी कि वो ज्यादा सक्रिय नहीं हुए, उन्होंने रास्ता ढूंढने की कोशिश नहीं की। फिर आता है सी ग्रुप। सी ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। इन्होंने क्या किया, सी ग्रुप के चूहों को भूल भुलैया में छोड़ दिया और 10 दिन तक उन्होंने भूल भुलैया में छोड़ते रहे। चूहे जो है एक्टिविटीज करते रहे, चूहे घूमते रहे भूल भुलैया में, अपना निरीक्षण करते रहे, प्रशिक्षण करते रहे। उसके बाद क्या हुआ, 11वें दिन उन्होंने भोजन रख दिया। तो 11वें दिन जैसे ही भोजन इन्होंने रखा सी ग्रुप वाले चूहों के लिए, तो वो भोजन तक बहुत जल्दी पहुंच गए, यानी कि ए ग्रुप वालों से भी तेजी से वो भोजन तक पहुंच गए। तो इससे उन्होंने देखा कि चूहों ने को जब उनका उद्देश्य पूर्ण उद्दीपन मिला तो तभी जो है उन्होंने क्रिया की, यानी तभी जो है उन्होंने वो दिखाया, ना तो उन्होंने कोई एक्टिविटीज नहीं की। तो ये इनका प्रयोग था। इनके प्रयोग से क्या निकल कर आता है, टोलमैन द्वारा प्रस्तुत सैद्धांतिक संप्रत्यय कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं यहां पर, सीखने का अर्थ। अब सीखने के अर्थ में क्या है, टोलमैन के अनुसार प्राणी वस्तुतः अपने समक्ष उत्पन्न प्रस्तुत परिस्थितियों में क्या इसे सीखता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्राणी सीखने की प्रक्रिया के दौरान उद्दीपकों के बीच परस्पर अर्थ युक्त संबंधों को स्थापित करता है। यानी जो उद्दीपक है उनके बीच में जो कोई अर्थ है, यानी कि कोई उससे मतलब है, उद्देश्य, उस उद्दीपक से हमारे उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है, उस उद्दीपक से हमें कोई अर्थ मिल रहा है, कोई उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो सहायता कर रहा है, तो वो जो है उद्दीपक हमारे काम का है। प्राणी अपनी संज्ञानात्मक योग्यताओं की सहायता से संपूर्ण उद्दीपक परिस्थिति का एक मानसिक चित्र विकसित कर लेता है। टोलमैन ने संपूर्ण उद्दीपक परिस्थिति के इस मानसिक चित्र को संज्ञानात्मक नक्शा यानी कि कॉग्निटिव मैप के नाम से जाना। यानी कि कोई उद्दीपक है या कोई उद्देश्य है, वहां तक जब वो चूहों को पहुंचना था तो वहां पर उन्होंने क्या किया, बहुत से जो चिन्ह थे उन चिन्हों को अपने दिमाग में उन्होंने सेट कर लिया कि कहाँ किस चिन्ह पर रास्ता बंद है और कहाँ किस चिन्ह से जो है हमें शॉर्टकट से जाना है। तो उससे क्या हुआ, उनके एक दिमाग में, एक जो उनके माइंड में था, एक मानसिक चित्र बन गया, एक कॉग्निटिव मैप तैयार कर लिया उन्होंने। जब भी उन्हें जरूरत होती थी तो उस जो मानसिक चिन्हों को उन्होंने अपने दिमाग में मानसिक चित्रण जो बना लिया था, एक संज्ञानात्मक नक्शा तैयार कर लिया था, उसके माध्यम से वो उस रास्ते को ढूंढ लेते थे। तो यही जो है सीखने में जो काम आता है। जब भी हम कोई चीज सीखते हैं तो उसमें अधिगम के लिए जो हम जो संकेतों का, चिन्हों का प्रयोग करते हैं, अपने दिमाग में एक मानसिक नक्शा तैयार कर लेते हैं किसी भी समस्या का या किसी भी चीज को सीखने के लिए, तो वो मानसिक नक्शा जो है हमें सीखने में मदद करता है। स्पष्ट है कि संज्ञानात्मक नक्शा किसी दी गई परिस्थिति में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध सूचनाओं का एक मानसिक विवरण होता है। जो मानसिक नक्शा है वो क्या होता है, जब जो कोई परिस्थिति दी गई है उसमें जो हमें लक्ष्य प्राप्त करना है, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो सूचनाएं हैं, तो उन सूचनाओं का एक विवरण होता है, उन सूचनाओं का एक खाका होता है, जिससे कि हम उस लक्ष्य तक पहुंच सकें। संज्ञानात्मक नक्शा बन जाने के उपरांत यदि सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाले पथ एवं अवरोध होते हैं तो प्राणी वैकल्पिक पथ यानी अल्टरनेट रूट को खोज लेता है और लक्ष्य पर पहुंचने के लिए उपलब्ध विभिन्न पथों से प्राणी सबसे छोटा यानी शॉर्टेस्ट रूट को ही अपनाता है। इसे टोलमैन ने न्यूनतम प्रयास का नियम के नाम से संबोधित किया। यानी कि अब इसमें क्या होता है, जब प्राणी कोई चीज सीख रहा है तो सीखने में क्या होता है कि वो जो है एक संज्ञानात्मक नक्शा तो उन्होंने बना लिया। उस संज्ञानात्मक नक्शा के बाद वो देखता है कि पथ में कहां पर अवरोध है, यानी कि कहां पे हम सीखने में हम अवरोध आ रही है, कहां से हम जल्दी से कोई चीज सीख सकते हैं। तो वो क्या करता है, एक वैकल्पिक रूट भी यानी वैकल्पिक तरीका भी अपने दिमाग में फिट कर लेता है कि यदि ये काम ऐसा नहीं होगा तो ये चीज ऐसा हो जाएगी। तो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वो जो सबसे छोटा जो रास्ता होता है, सबसे छोटा जो तरीका होता है, जो सबसे छोटा मार्ग होता है, उसका प्रयोग करता है, जिससे कि जो है जिसे टोलमैन ने जो है बताया है न्यूनतम प्रयास का नियम, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ लेटेस्ट इफेक्ट। तो ये टोलमैन का कहना था। संज्ञानात्मक नक्शे के इस संप्रत्यय के अनुसार सीखना SR बंद बनाने जैसा यांत्रिक प्रयास नहीं है। यानी कि जो SR की बात की थी थॉर्नडाइक ने, SR यानी कि स्टिमुलस है, स्टिमुलस को देखकर रेस्पॉन्स करें, यानी बिल्ली ने देखा मछली को और मछली को देखकर उसने क्रिया की, एक ये यांत्रिक प्रयास नहीं है, इन्होंने इसको नकारा है, वरन किसी दी गई परिस्थिति में क्या किसको अग्रसित करना है को खोजने की प्रक्रिया है। अपने प्रयासों तथा अन्वेषणों से प्राणी एक घटना को दूसरी घटना से अथवा एक संकेत को दूसरे संकेत से जोड़ने का
ढंग खोजने का प्रयास करता है। यही कारण है टोलमैन ने सीखने को चिन्ह अधिगम अथवा चिन्ह समग्र अधिगम के नाम से भी संबोधित किया है। यानी कि टोलमैन कहते हैं कि जो सीखना है वो है किसी घटना को दूसरी घटना से जोड़ना, यानी प्राणी ने एक घटना को दूसरी घटना से जोड़कर आगे बढ़ा, या एक चिन्ह को देखने के बाद एक चिन्ह के माध्यम से फिर उन्होंने दूसरे चिन्ह को जोड़ा। तो उस तरीके से चिन्हों को जोड़कर, घटनाओं को जोड़कर एक नक्शा तैयार किया, एक कोग्निटिव मैप तैयार किया, उसके माध्यम से उसने समस्या का समाधान किया। तो ये जो है एक चिन्हों द्वारा जो चिन्हों का संग्रह, चिन्हों को जोड़कर जो उसने समस्या का समाधान किया, इसीलिए चिन्ह समग्र अधिगम या इसे जो है चिन्ह अधिगम थ्योरी भी कहा गया है, यानी साइन लर्निंग, इसलिए इन्होंने टोलमैन ने इसे कहा है। अब एकीकृत बनाम आणविक अभिगमन, एकीकृत बनाम आणविक अभिगमन में जो है टोलमैन ने अभिगमन का अनुसरण किया है। यहां पर अंग्रेजी के मोराल शब्द से तात्पर्य बड़े एकांकों व्यवहार का अध्ययन करने के लिए आणविक अभिगमन के स्थान पर एकीकृत की सहायता से है। मतलब कहने का यह है कि किसी भी चीज को जो है हम, किसी भी व्यवहार को हम छोटे रूप में यानी छोटे टुकड़ों में तोड़ के ना सीखें, बल्कि उसे एक साथ जोड़कर एक ही रूप में उसे एक साथ किसी भी चीज को एक बार में उस व्यवहार को सीखना चाहिए। एकीकृत व्यवहार सदैव ही उद्देश्यपूर्ण होता है, यानी कि जो कोई एकीकृत व्यवहार है तो वो उद्देश्यपूर्ण होगा, क्योंकि मान लीजिए कोई चीज हमें सीखनी है तो उसका उद्देश्यपूर्ण होगा। मान लीजिए हमें जो है टेट की तैयारी करनी है, तो टेट की तैयारी में हमें सब चीजें को एकीकृत करके सीखना है, लेकिन हम खाली मैथ पढ़ रहे हैं तो उसका कोई उद्देश्य नहीं है मैथ पढ़ने का, उसे टुकड़ों में पढ़ने का कोई महत्व नहीं है। हमें सारी चीजें एक साथ पढ़नी होंगी, जब जो है हमारे उद्देश्य की प्राप्ति होगी। एकीकृत व्यवहार यांत्रिक अथवा प्रतिवृत्ति नहीं होता। एकीकृत व्यवहार छोटे छोटे भागों अथवा मांसपेशी झटकों के रूप में ना होकर एक परिपूर्णता के लिए होता है। यानी कि एकीकृत व्यवहार क्या होता है, छोटे छोटे भागों में नहीं सीखा जाता, ये एक पूर्ण समस्या को एक साथ सीखने का प्रयास किया जाता है। लक्ष्य केंद्रित व्यवहार पर बल देने के कारण ही टोलमैन के अधिगम सिद्धांत को उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो ये था आपका अगला जो संप्रत्यय है, वो है स्थान बनाम अनुक्रिया। टोलमैन के अनुसार सीखने की प्रक्रिया के दौरान प्राणी विशिष्ट उद्दीपकों के प्रति विशिष्ट अनुक्रिया करना नहीं सीखता है, वरन प्राणी लक्ष्य प्राप्ति के लिए उन स्थानों को सीख लेता है जहां पर वस्तुएं वास्तव में होती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जैसे कि व्यवहारवादी कहते थे कि कोई विशेष उद्दीपक है, कोई विशिष्ट स्टिमुलस है, उसे देखकर जो है विशिष्ट अनुक्रिया होती है, जैसे थॉर्नडाइक कहते हैं, तो उसे देख कर वो सीखता है। लेकिन यहां पर टोलमैन कहते हैं कि ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि वो जो है सीखने के लिए जो है उन वस्तुओं को सीखता है, उन चिन्हों को सीखता है, उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन स्थानों तक पर जाना सीखता है जहां पर वो वस्तुएं वास्तव में हैं। दूसरे शब्दों में प्राणी किसी निश्चित अनुक्रिया क्रम को न सीखकर समग्र परिस्थिति को समझकर वांछित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूर्ण पथ को सीखता है। यानी कि किसी चीज को सीखने के लिए जो है वो समग्र परिस्थिति को समझता है और उसके बाद वांछित लक्ष्य के लिए पूर्ण पथ को सीखता है तथा वातावरण की आवश्यकता अनुसार अपने व्यवहार क्रियाओं में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। यानी कि जैसी स्थिति है, जैसा वातावरण है, उसी प्रकार से वो जो है अपनी क्रियाओं में परिवर्तन लाता रहता है। अब आता है आपके बाद मध्य चरों का महत्व। मध्य चरों में क्या कहते हैं, टोलमैन ने वंशानुक्रम, पूर्व अधिगम, आयु जैसे अनेक मध्यवर्ती चरों की पहचान करते हुए कहा है कि इस प्रकार के मध्यवर्ती चर वस्तु से स्वयं के संबंध को प्रभावित करते हैं। टोलमैन के अनुसार विभिन्न मध्यवर्ती चर प्राणी के व्यवहार को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। यानी कि जो मध्यवर्ती चर होते हैं, वंशानुक्रम है, पूर्व जब पहले से कुछ चीज हम जानते हैं, या जैसे कि आयु, और भी जो मध्यवर्ती चर हैं जो कि किसी सीखने की प्रक्रिया में अपना अहम रोल निभाते हैं। या कि पूर्व अधिगम, पूर्व में कोई चीज वो जानता है थोड़ा बहुत, तो जब वो उस चीज को दोबारा सीखेगा या आगे सीखेगा तो जल्दी से सीखेगा, नहीं तो सीखने में उसे कठिनाइयां होगी। इस तरीके से मध्यवर्ती चर जो है अपना रोल निभाते हैं। इसके बाद आता है आपका पुरस्कार प्रत्याशा, यानी कि रिवॉर्ड एक्सीटेंसी। टोलमैन ने अधिगम व्यवहार लर्निंग बिहेवियर के उद्देश्य परक मानते हुए कहा है कि सीखते समय प्राणी
अनुक्रिया केंद्रित प्राणी अपने प्रयासों के प्रतिफल के रूप में कुछ पाने की प्रत्याशा रखता है। प्रत्याशा का मतलब आशा होती है उसे कि मैं कुछ सीख रहा हूं या मैं कुछ कर रहा हूं तो इसके बदले मुझे जो है रिवार्ड मिलेगा या मुझे पुरस्कार मिलेगा। वो पुरस्कार रिवार्ड की प्रत्याशा रखता है। जैसे टोलमैन ने पुरस्कार न होकर लक्ष्य केंद्रित गोल होता है। यही कारण है कि सीखते समय प्रतिफल के रूप में प्रत्याशी पुरस्कार पाने पर अधिगम व्यवहार पुष्ट होता है, जबकि प्रत्याशी पुरस्कार न पाने पर अधिगम व्यवहार में अवरोध आ जाता है, अवरोध उत्पन्न हो जाता है। यानी कि जो हम सीख रहे हैं उसको उसके हमारी आशा के मतलब हमारी प्रत्याशा के अनुरूप हमें पुरस्कार रिवॉर्ड मिलता है तो हमारा जो सीखने का काम है वो और पुष्ट हो जाता है और सबल हो जाता है। यदि हमारी आशा हमारी प्रत्याशा के अनुरूप हमें पुरस्कार या हमें हमारा जो हमने सोचा उसके अनुसार हमें पुरस्कार नहीं मिलता है तो हमारे सीखने में जो है अवरुद्धता यानी कि रुकावट आ जाती है। अब आता है लुप्त अधिगम। लुप्त अधिगम को जो है लेटेंट लर्निंग भी बोलते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेटेंट लर्निंग में क्या हुआ, जैसे आपने देखा चूहों का जो सी ग्रुप था तो उन्हें जो है भूल भुलैया में 10 दिन तक बिना खाने के भेज दिया तो वो भूल भुलैया में घूमे, लेकिन उन्होंने उस 10 दिन में ये सीख लिया था कि कौन सा रास्ता बाहर जाता है, कौन सा रास्ता लंबा है, कौन सा रास्ता छोटा है। लेकिन उन्होंने जो सीखा हुआ जो उन्होंने जो बात सीखी थी, ये ज्ञान जो उन्हें हो गया था, जो अधिगम कर लिया था, वो उन्होंने छुपा रखा था। मतलब कि उन्होंने वो दिखाया नहीं, उन्होंने जो है व्यक्त नहीं किया, यानी कि वो जो है एक तरीके से लुप्त था। लेटेंट लर्निंग बोलते हैं इसे। अब क्या हुआ, जब उनके सामने उनका लक्ष्य आया, मतलब उनका जो उद्देश्य था यानी कि एक लक्ष्य गोल उनके सामने आया कि भोजन उनको मिला 11वें दिन, तो उन्होंने क्या काम किया, अपना जो उनका पहले से जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था, जो सीख लिया था, उसका प्रयोग कर दिया और उस अपनी जो लर्निंग थी वो सबके सामने दिखा दी। यानी कि इसे बोलते हैं लेटेंट लर्निंग। यानी जो आप कोई व्यक्ति किसी ज्ञान के बारे में जानता है लेकिन वो उसे जब सही पुनर्बलन या सही पुरस्कार या सही रिवार्ड मिलता है तो वो उसे जो है दिखाता है, सामने लाता है। नहीं तो कभी कभी जो है वो सीखे हुए ज्ञान को भी नहीं दिखाना चाहता बिना किसी कारण के। तो ये लेटेंट लर्निंग है। अब आते हैं अधिगम के 6 प्रकार। अधिगम के जो 6 प्रकार हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला है आपका कैथेसिस। कैथेसिस क्या होते हैं, इस प्रकार के सीखने में प्राणी किन्हीं विशेष प्रमोद अवस्थाओं का संबंध किसी विशेष वस्तु से स्थापित करता है। यानी कि प्रमोद का क्या मतलब होता है, जैसे कि हर किसी चीज के लिए एक अलग ड्राइव, एक अलग प्रमोद पैदा होता है। जैसे भूख के लिए हमारे अंदर एक अलग तरीके का प्रमोद पैदा होगा, हमें प्यास के लिए जो है एक अलग प्रकार का प्रमोद पैदा होगा, हमें जो है मीठा खाने का प्रणोद अलग प्रकार का होगा। नहीं, जैसे हमारी ड्राइव होगी, जैसा हमारा प्रणोद होगा, तो वो जिस तरीके की जो वस्तु होगी तो वो उसी को उसके मिलने के बाद ही जो है हम जो है संतुष्ट हो पाएंगे, नहीं तो संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। मान लीजिए हमें प्यास लग रही है, किसी व्यक्ति को प्यास लग रही है, तो उसकी ड्राइव क्या हुई, उसका प्रणोद क्या हुआ, उसकी ड्राइव हुई प्यास। तो प्यास के लिए उसे पानी की आवश्यकता है। पानी की जगह यदि हम उसे भोजन दे दें तो वो उसका प्रणोद शांत नहीं होगा, वो संतुष्ट नहीं होगा। तो कैथेसिस में यह होता है कि एक विशेष प्रकार की वस्तु के लिए या विशेष प्रकार की कोई भी सामग्री है उसके लिए जो है विशेष प्रकार का प्रणोद होता है। यानी कि जो प्रणोद उसी वस्तु के प्राप्त होने से जो है व्यक्ति संतुष्ट होता है, इसे बोलते हैं कैथेसिस। जैसे ठंडे देशों में रहने वाले नागरिक मादक पेय का उपयोग प्यास बुझाने के लिए करना केवल इसलिए सीख जाते हैं क्योंकि उनका प्रमोद की संतुष्टि जल से नहीं होती, यानी कि जल से प्यास उनकी नहीं बुझती। वो जो है अपना जो है मादक पेयों को पीना सीख जाते हैं पानी की जगह। तो ये कैथेसिस था। तुल्यात्मक विश्वास क्या होता है, तुल्यात्मक विश्वास इस प्रकार के सीखने में प्राणी किसी सहायता लक्ष्य यानी कि सब गोल से वही प्रेरणा प्राप्त करता है जो उसका मुख्य गोल से उसे प्रेरणा मिलती है। जैसे कि आपने देखा होगा, आपका कोई मेन गोल है कि आपका मेन गोल है सरकारी टीचर बनना, तो आपके जो छोटे गोल हुए, सब गोल क्या हुए, सबसे पहले आप बीएड या डीएलएड करेंगे तो आपका डीएलएड या बीएड पास करना एक सब गोल होगा। उसके बाद आपका जो है टेट है या सुपर टेट है वो एक सब गोल हुआ। और आपका मुख्य गोल क्या है, आपको टीचर बनना है सरकारी। तो जो आपके सब गोल अचीव करने में आपको जो प्रेरणा प्राप्त होगी या जो आपको खुशी मिलेगी वो जो है मेन गोल से जो है आपकी एक तरीके से मिलती जुलती होगी। तो
ऐसे इसे जो है हम क्या बोलेंगे, एक दूसरे उदाहरण से समझेंगे। जैसे कभी परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने का लक्ष्य बालक को वही अभिप्रेरणा प्रदान करता है जो अभिप्रेरणा माता पिता की प्रशंसा पाने के बाद लक्ष्य को प्राप्त करने से प्राप्त होती है। टोलमैन ने सहायक लक्ष्य के इस गुण को तुल्यात्मक विश्वास कहा है। इस दशा में हुए अधिगम को तुल्यात्मक विश्वास अधिगम नाम से संबोधित किया जाता है। यानी कि तुल्यात्मक विश्वास क्या होता है, जो हमारा छोटा लक्ष्य है और जो हमारा मुख्य लक्ष्य है, उन दोनों के बीच में जो है जब हम एक सी समानता देखते हैं तो ये होता है हमारा तुलनात्मक लक्ष्य। क्षेत्र प्रत्याशा, क्षेत्र प्रत्याशा का मतलब ये होता है इस प्रकार के सीखने में प्राणी अपने वातावरण में होने वाले परिवर्तन के तारतम्यता में होने वाली बातों को सीख लेता है। जैसे रास्ते में किसी विशेष चिन्ह को देखने पर प्राणी आशा करता है कि आगे उसे अन्य चिन्ह मिलेगा। यानी कि हमने पहले से प्रत्याशा कर ली, हमने पहले से ही आशा लगा ली कि अब हमें ये चिन्ह मिला है तो इस चिन्ह के मिलने के बाद जो है हमें जो है ये चीज मिलेगी। यानी कि जैसे हमने रेगिस्तान में देखा कहीं पर थोड़ा पानी है तो हमने आगे देखा कि यहाँ पानी है तो आगे हो सकता है कि पानी का तालाब हो और हमें वो तालाब मिल जाए तो क्या होगा, वो होगा एक तरीके से क्षेत्र प्रत्याशा। यानी कि जिस फील्ड में हम जहां हमारी प्रत्याशा थी वो ही हमारी प्रत्याशा पूरी हो गई, तो इसे बोलते हैं क्षेत्र प्रत्याशा। इस प्रकार के सीखने में एकमात्र पुरस्कार वस्तुतः प्राणी की प्रत्याशा का पूरा होना। इस प्रकार के सीखने के लिए यह आवश्यक है कि प्राणी की प्रत्याशा संतुष्ट हो। किसी एक उद्दीपक को देखकर किसी दूसरे उद्दीपक के आने की प्रत्याशा होने के कारण इसे एस अधिगम यानी कि उद्दीपक अधिगम के रूप में समझा जाता है। यानी कि हमें कोई एक उद्दीपक मिल गया, उसके बाद हमें अगला उद्दीपक मिल गया जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे, तो ये क्या होगा, आपका क्षेत्र प्रत्याशा होगा। तो इसको समझने के बाद चौथा आता है आपका क्षेत्र संज्ञान ढंग या विधि। तो इस प्रकार के सीखने में प्राणी अपने प्रत्यक्षात्मक क्षेत्र को नई परिस्थितियों के अनुरूप व्यवस्थित करके नई समस्याओं को समझने अथवा जिसके द्वारा प्राणी प्रत्यक्षात्मक क्षेत्र को विशेष ढंग से सुव्यवस्थित करता है तथा समस्या को समझकर हल करने की व्यूह रचना को सीखता है। कहने का मतलब यह है कि क्षेत्र संज्ञान विधि क्या होती है कि हमें कोई परेशानी मिली, कोई समस्या मिली, तो उसको जो है हम तर्क वितर्क के द्वारा उसकी जो समस्या है उस समस्या को जो है सुव्यवस्थित करके उस समस्या को समझकर उसका हल ढूंढकर हम एक व्यूह रचना बनाते हैं। उस व्यूह रचना को जो बनाते हैं, व्यूह रचना बनानी जो सीखते हैं वो क्या होती है, क्षेत्र संज्ञान ढंग की विधि होती है। वस्तुतः समस्या समाधान की ऐसी प्रविधि है जिसका समाधान खोजने में सफलता प्राप्त होती है। यानी कि कोई समस्या आई हमारे सामने, हमने जो है अपने पुराने ज्ञान या पुरानी किसी अन्य परिस्थिति को उस परिस्थिति के रूप में व्यवस्थित किया और नई समस्या को समझने, उसको जो है समस्या को सुलझाने, उस समस्या को दूर करने के लिए व्यूह रचना बनाई, एक रणनीति बनाई, तो उसको जो क्या बोलेंगे हम क्षेत्र संज्ञान विधि बोलेंगे। प्रणोद विभेदन में क्या होता है, जब व्यक्ति या मनुष्य या प्राणी जब एक प्रणोद में और दूसरे प्रणोद में विभेद करना सीख जाता है। जैसे कि अब एक चूहे पर एक प्रयोग किया इन्होंने, टी प्रयोग बोलते हैं, चूहा को यहां से भेजा और इसके जो था दाएं तरफ तो भोजन था, भोजन, और बाएं तरफ जो था पानी था। तो चूहे को जब प्यास लगती थी तो उसे दाएं तरफ मुड़ना था और जब उसे भूख लगती थी तो उसे बाएं तरफ मुड़ना था। तो ये क्या हुआ, उसने प्रणोद विभेदन जो है एक तरीके से जो उसे प्रणोद हुआ, प्रणोद यानी प्यास लगी तो उसे प्रणोद, उसके अंदर जो चालकता उत्पन्न हुई, जो ड्राइव उत्पन्न हुआ वो हुआ पानी पीने का। तो पानी पीने के लिए उसने जो है इधर मुड़ना सीख लिया, तो और जब भूख लगी तो भोजन की तरफ मुड़ना सीख लिया। यानी कि उसने जो है प्रणोद में विभेदन करना सीख लिया कि मुझे पानी मिलेगा, मेरा जो प्यास लग रही है तो पानी प्राप्त करने के लिए जो उसके अंदर प्रणोद है, उसके अंदर जो चालक है उसे शांत करने के लिए उसे बाईं ओर जाना है, और अब भूख वाला प्रणोद शांत करने के लिए दाईं ओर जाना है। तो प्रणोद विभेदन करना उसने सीख लिया, तो इसे बोलते हैं प्रणोद विभेदन। इसके बाद पेशीय प्रारूप को समझेंगे यहाँ। इस प्रकार के सीखने में प्राणी के व्यवहार के साथ कुछ विशेष पेशीय प्रारूप जुड़ जाते हैं अथवा अनुबंधित हो जाते हैं। यद्यपि टोलमैन ने अपने सिद्धांत को रूप में प्रस्तुत किया, मूलतः विचारों के सहचर्य को
प्रस्तुत उसने पेशीय प्रारूप सीखने के लिए विचार तथा पेशीय व्यवहार के बीच एक संबंध जोड़ने का प्रयास किया। यानी कि जो मॉडर्न पैटर्न है उसके बीच और विचारों के बीच में जो है एक लिंक बनाने की कोशिश की यहाँ पर टोलमैन ने। यानी कि जो वो अपने दिमाग में नक्शा बना रहा है वो नक्शा यानी कि वो विचार और जो उसका पेशीय है जो मोटर यानी कि जो गतिकीय है जो वो व्यवहार कर रहा है उसके बीच में एक पैटर्न बनाने की एक लिंक करने की इन्होंने टोलमैन ने इस प्रयोग के द्वारा समझाने की कोशिश की है। यानी कि जो संज्ञानात्मक उसका नक्शा है यानी कि कॉग्निटिव मैप है उसका, और उसके बाद जो वो व्यवहार कर रहा है जो वो मोटर गतिविधि कर रहा है यानी कि पेशीय प्रारूप कर रहा है, तो उसके बीच में जो संबंध एक लिंक जोड़ने की जो है यहाँ पर उन्होंने बात की है पेशीय प्रारूप में। अब इसके बाद जो है टोलमैन के जो शिक्षा के क्षेत्र में जो उपयोग है शैक्षिक निहितार्थ हैं तो उनके बारे में समझते हैं। यहाँ पर टोलमैन का सबसे प्रमुख योगदान यह है कि व्यवहार उद्देश्य मूलक होता है। यानी कि टोलमैन के अनुसार जो भी व्यवहार है वो उद्देश्य मूलक है, यानी कोई ना कोई उद्देश्य होगा, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही जो है कोई प्राणी व्यवहार करता है। टोलमैन ने अधिगम की व्याख्या के लिए संज्ञानात्मक प्रारूप विकसित किया। वह व्यवहारवादी मनोविज्ञान की सीमा से बाहर निकले। उसने उन मनोवैज्ञानिकों को बहुत प्रभावित किया जो व्यवहारवाद की प्रमुख धारा में थे। वह वाटसन के एसआर अनुबंधन जीवन के यांत्रिक दर्शन का विरोध करते थे। यानी कि वो जो है संज्ञानात्मक प्रारूप को विकसित किया टोलमैन ने शिक्षा के क्षेत्र में, इसका हमने प्रयोग किया। टोलमैन के इस सिद्धांत के लिए प्रत्यक्षीकरण व निरीक्षीकरण दो महत्वपूर्ण तत्व माने जाते हैं। टोलमैन के प्रत्येक कार्य में थोड़ा बहुत बुद्धि का प्रयोग अवश्य होता है, ये टोलमैन के सिद्धांत से निकल कर आता है। टोलमैन प्रेरणा पुनर्बलन पर अत्यधिक महत्व नहीं देते। ये वो कहते हैं कि प्रेरणा से और पुनर्बलन से जो अधिक देने से जो है अधिगम में रुकावट आ सकती है। तो ये चीज हमें मालूम हुई। टोलमैन का मत है कि शैक्षिक तरीके पे विद्या कक्षा कार्य की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण रखते हैं। जो टोलमैन के शैक्षिक तौर तरीके हैं, कक्षा गतिविधियां हैं, तो उस जो कक्षा में जो अधिगम है उसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान हुआ टोलमैन के इन शिक्षण विधियों से। इस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रिया अधिगम का दिल है। इसीलिए अध्यापकों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो कुछ भी अपने छात्र को पढ़ाया वह सार्थक जीवन की वास्तविक परिस्थिति से संबंधित हो। यानी कि टोलमैन कहते हैं कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चे की जो व्यावहारिक जिंदगी है, जो सार्थक जीवन है, जो वास्तविक परिस्थितियां उससे संबंध होना चाहिए। और इस सिद्धांत के अनुसार अव्यवस्थित अनियमित शिक्षण क्रियाओं का कोई महत्व नहीं है। यानी कि कोई अव्यवस्थित चीज नहीं होनी चाहिए, कोई अनियमित शिक्षण क्रिया नहीं होनी चाहिए। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आंख मूंद कर नहीं चलाई जानी चाहिए कि कोई भी हमने जो है बच्चे के सामने उद्दीपक रख दिया और उसे जो है अनुक्रिया करने के लिए छोड़ दिया, अचानक कुछ ना कुछ सीख लिया, तो वो चीज के खिलाफ थे। यानी कि आंख मूंद के हमें जो है कोई भी शिक्षण प्रक्रिया नहीं चलानी है। इस सिद्धांत के अनुसार परिणाम से कहीं अधिक रास्ता महत्वपूर्ण है, अतः शिक्षक को उपयुक्त एवं प्रभावशाली शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि बच्चे को हम जो सिखा रहे हैं कोई चीज, तो उसके लिए हमें जो है जो बच्चे को मार्गदर्शन है, बच्चे को जो रास्ता है, जिस रास्ते से हम जो चीज सिखाना चाह रहे हैं, तो सिखाने के लिए जो रास्ता होता है, अधिगम के लिए जो रास्ता होता है, वो होती है शिक्षण विधियां। और शिक्षण विधियां जो होनी चाहिए प्रभावी और उपयुक्त होनी चाहिए बच्चे के लिए। इस सिद्धांत में लक्ष्य उद्देश्य पर पर्याप्त बल दिया गया था। शिक्षक को अपने छात्रों को कोई भी नवीन ज्ञान प्राप्त करने से पहले उसका उद्देश्य उसके प्राप्त करने के तरीके प्रारंभ में ही बता देने चाहिए, क्योंकि ये सिद्धांत कहता है कि लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त करना ही मुख्य कार्य होता है, प्राणी का व्यवहार के लिए मुख्य चीज होती है। तो ये जो है बताते हैं कि लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा, लक्ष्य को किस तरीके से हम अचीव कर पाएंगे, तो उसके लिए तरीके जो है शुरू में ही बता दे टीचर, और किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो ये चीजें जो है टोलमैन ने बताई हैं। तो टोलमैन के शिक्षा के क्षेत्र में ये आपके उपयोग थे। तो टोलमैन का चिन्ह अधिगम के सिद्धांत में आपने देखा लेटेंट लर्निंग, और उसके बाद जो है आपने देखा पुरस्कार प्रत्याशा, टोलमैन का चूहों पर जो प्रयोग था वो। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके टोलमैन की किताबों के नाम, टोलमैन ने क्वेश्चन में कौन सा सिद्धांत दिया, तो इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।